आज हमारे पास भारत के भूगोल पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। इनमें भारत के आकार, उसकी सीमाओं और कुछ खास भौगोलिक तथ्यों के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज भारत का एक कह सकते हैं कि एक हवाई दौरा करते हैं बिना किसी टिकट के। बिल्कुल। हम उत्तर में बर्फीले इंद्राकोल से शुरू करेंगे, पूर्व में किबिथू को छुएंगे और फिर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक गोता लगाएंगे। देखते हैं इस सफर में क्या क्या सामने आता है। बिल्कुल। और ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर और नाम नहीं है। ये एक तरह से वो ज्योग्राफिकल डीएनए है जो भारत की कहानी बताता है। अच्छा। जैसे देश के दो कोनों के बीच 2 घंटे का अंतर। हाँ। ये सिर्फ घड़ी का खेल नहीं है, ये लोगों की पूरी जीवन शैली पर असर डालता है। तो आइए इन आंकड़ों के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। ठीक है, तो इस दौरे की शुरुआत करते हैं भारत के विशाल आकार से। स्रोतों के मुताबिक भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर सटीक कहूं तो। ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इसे किसी आसान तरीके से समझ सकते हैं? हाँ, इसे ऐसे सोचिए कि भारत इतना बड़ा है कि इसमें 13 यूनाइटेड किंगडम या 9 जर्मनी जैसे देश समा सकते हैं। वाओ! दुनिया के नक्शे पर ये हमें 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। और ये विशालता सिर्फ क्षेत्रफल में नहीं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के फैलाव में भी दिखती है। फैलाव की बात आई है तो इन नोट्स में अक्षांश और देशांतर का जिक्र है। इसमें लिखा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब पश्चिम से पूर्व तक का फैलाव 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और इसी वजह से एक बहुत ही अजीब बात होती है, समय का अंतर। हाँ, और ये सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। भारत के सबसे पश्चिमी छोर गुजरात के घुवारमोटी और सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश के किबिथू, इनके बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। 30 डिग्री? और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री घूमने में लगे 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। पूरे 2 घंटे। 2 घंटे। इसका मतलब जब अरुणाचल में सुबह 6 बजे सूरज चमक रहा होता है, तब गुजरात में सुबह के 4 ही बजे होते हैं। घना अंधेरा। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मतलब अरुणाचल का कोई इंसान गुजरात में अपने रिश्तेदार को सुबह 8 बजे फोन करे तो वो तो शायद बिस्तर में ही होगा। तो इस मुश्किल को सुलझाया कैसे गया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी को सुलझाने के लिए मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट आया। तय हुआ कि पूरे देश के लिए एक ही समय माना जाएगा। अच्छा। इसके लिए देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को, उसे भारत की मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। ये रेखा प्रयागराज के पास से गुजरती है। तो हमारी और आपकी घड़ी, सबकी घड़ियां इसी के हिसाब से चलती हैं। जी बिल्कुल, चाहे हम कहीं भी हों। लेकिन इसका असर तो फिर भी होता होगा। मतलब शरीर की घड़ी तो सूरज के हिसाब से चलती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ घड़ी का अंतर नहीं है, ये जीवन शैली का अंतर है। इसका मतलब है कि पूर्वोत्तर में लोगों का पूरा दिन स्कूल, दफ्तर, बाजार देश के बाकी हिस्सों से बायोलॉजिकली अलग समय पर चलता है। अच्छा। इसी भौगोलिक सच्चाई की वजह से वहां कह सकते हैं कि स्थानीय व्यवस्थाएं बनी हैं। जैसे असम के चाय बागानों का अपना बागान टाइम होता है। बागान टाइम ये क्या है? ये आईएसटी से 1 घंटा आगे चलता है ताकि दिन की रोशनी का सही इस्तेमाल हो सके। ये एक तरह से इस भौगोलिक सच्चाई का देसी जुगाड़ है। वाह, ये तो सच में दिलचस्प है। अच्छा, इन नोट्स में कर्क रेखा का भी जिक्र है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। हाँ, और देश के लगभग बीच से गुजरती है। ये किन राज्यों से होकर जाती है? ये रेखा 8 राज्यों को छूती हुई निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की जलवायु को 2 हिस्सों में बांटने वाली अहम लाइन है। इसके दक्षिण का हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां गर्मी और नमी ज्यादा रहती है, और उत्तर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में, जहां मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इतना विशाल देश है तो जाहिर है इसकी सरहदें भी बहुत लंबी और पेचीदा होंगी। कहाँ-कहाँ तक फैली हैं ये? आपने सही कहा। भारत की जमीनी सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। 15,200 किलोमीटर? हाँ, ये इतनी लंबी है कि अगर आप बिना रुके 60 की रफ्तार से गाड़ी चलाएं तो भी पूरा चक्कर लगाने में 10 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। बाप रे! और ये सीमा हमें 7 पड़ोसी देशों से जोड़ती है। जी, 7 देश। और इन सब में सबसे लंबी सीमा हम किस देश के साथ साझा करते हैं? ज्यादातर लोगों को तो लगेगा कि चीन या पाकिस्तान। यही तो एक चौंकाने वाली बात है। हमारी सबसे लंबी सीमा
बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश। हाँ, 4096 किलोमीटर। इसके बाद चीन का नंबर आता है, फिर पाकिस्तान का। ये बात हमेशा चौंकाती है। नक्शे पर देखने पर तो चीन या पाकिस्तान की सीमा ज्यादा लंबी लगती है। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा इतनी लंबी क्यों है? इसका कारण है सीमा का आकार। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमाएं काफी हद तक सीधी सादी हैं, पहाड़ों के साथ साथ चलती हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा बहुत ज्यादा घुमावदार और कटी फटी है। इसी टेढ़े मेढ़ेपन की वजह से इसकी कुल लंबाई बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, और सबसे छोटी जमीनी सीमा? वो अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर की। वैसे इन सीमाओं को दिए गए नामों का भी उल्लेख है नोट्स में। रैडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ड्यूरन लाइन। हाँ, ये नाम सुनने में तो बड़े औपचारिक लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं। ये वो निशान हैं जिन्होंने रातों रात लाखों लोगों के घर, खेत और मुल्क बदल दिए। मतलब ये सिर्फ भूगोल नहीं, इतिहास भी है। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान के बीच रैडक्लिफ लाइन हो या भारत चीन के बीच मैकमोहन लाइन, ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन पर बंटवारे और संघर्ष की कहानियां लिखी हैं। जमीन से अब समंदर की ओर चलते हैं। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। हमारी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन, वो कितनी लंबी है? अगर हम मुख्य भूमि और हमारे द्वीप समूहों, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दोनों को मिला दें तो हमारी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। और राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी मानी जाती है ना? हाँ, अगर हम सिर्फ राज्यों की बात करें तो गुजरात 1215 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी इस दौड़ में शामिल कर लें तो बाजी पूरी तरह पलट जाती है। अच्छा, वो कैसे? तब विजेता होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सच में? उसकी तटरेखा कितनी है? 1962 किलोमीटर। वाओ, 1962 किलोमीटर। ये तो गुजरात से कहीं ज्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक द्वीप समूह की तटरेखा हमारे किसी भी राज्य से इतनी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, और ये विशाल तटरेखा सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? क्या ये एक तरह से समुद्र में हमारा आंगन है? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, आंगन। ये एक ऐसा आंगन है जो हमारे तट से समुद्र में 200 नॉटिकल मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक फैला है। और इस आंगन के फल फूल, मतलब मछली, तेल और गैस तोड़ने का पहला हक सिर्फ हमारा है। कोई पड़ोसी बिना पूछे इसके संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चलिए अब अपने हवाई दौरे के कुछ खास पड़ावों पर नजर डालते हैं। नोट्स में भारत के चारों कोनों पर मौजूद बिंदुओं का जिक्र है। हमारे देश का सबसे उत्तरी सिरा कौन सा है? सबसे उत्तरी सिरा है इंद्राकोल। ये काराकोरम रेंज में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, एक बेहद ठंडा और बर्फीला इलाका। और सबसे दक्षिणी वो तो कन्याकुमारी है, जहां 3 समुद्र मिलते हैं। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अंतर है। कन्याकुमारी हमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का? हाँ, लेकिन जब हम पूरे भारत की बात करते हैं, जिसमें हमारे द्वीप समूह भी शामिल हैं, तो देश का सबसे दक्षिणी बिंदु बदल जाता है। तब वो होता है अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट जी, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। यह कन्याकुमारी से भी काफी नीचे है। दुख की बात है कि 2004 की सुनामी में यह काफी हद तक डूब गया था, लेकिन भौगोलिक रूप से आज भी यही हमारा सबसे दक्षिणी छोर है। ये बहुत अहम जानकारी है क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। और पश्चिम और पूर्व के सिरे? सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ में ग्वार मोटी और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। तो हमारा दौरा इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट तक और ग्वार मोटी से किबिथु तक। बिल्कुल। अब जरा राज्यों की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो शायद सबको पता होगा। हाँ, ये राजस्थान है, लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र आता है। मध्य प्रदेश का नाम आया तो मुझे याद आया, पहले तो वही सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। बिल्कुल सही याद है आपको। मजे की बात देखिए, साल 2000 तक मध्य प्रदेश ही भारत का सबसे बड़ा राज्य था। फिर क्या हुआ? लेकिन जब छत्तीसगढ़ उससे अलग होकर एक नया राज्य बना तो राजस्थान को नंबर 1 बनने का मौका मिल गया।
ये दिखाता है कि देश का राजनीतिक नक्शा कैसे समय के साथ बदलता रहता है। और ऐसा ही एक हालिया बदलाव इन नोट्स में भी बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर हाँ, 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, इन दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक बना दिया गया। अच्छा, इन दोनों को मिला दिया गया। जी, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए उठाया गया एक कदम था, जिसने हमारे राजनीतिक नक्शे को थोड़ा सा अपडेट कर दिया। तो कुल मिलाकर इस पूरे दौरे से भारत के विशाल और विविध भूगोल की एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। हमने इसके आकार, इसके 2 घंटों के समय के अंतर, इसकी लंबी और जटिल सीमाओं और इसके सबसे दूर के बिंदुओं के बारे में जाना। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये कि ये महज आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े भारत की विविधता, इसकी रणनीतिक स्थिति और इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों की कहानी कहते हैं। गुजरात से अरुणाचल तक का 2 घंटे का समय का अंतर, ये यहाँ की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता का प्रतीक है। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटरेखा हमारे समुद्री इतिहास और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है। हर आंकड़ा एक कहानी है। और यह हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमने देखा कि भारत की जमीनी सीमाएं 7 अलग-अलग देशों से लगती हैं, जिनमें से कुछ के साथ हमारे संबंध बहुत जटिल हैं। बिल्कुल। वहीं हमारी तटरेखा भी बहुत लंबी है, जो हमें हिंद महासागर में एक प्रमुख स्थान देती है। ये अनोखी भौगोलिक स्थिति, जहां हम जमीन और समंदर दोनों पर एक साथ इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, ये भारत की विदेश नीति और दुनिया के अन्य देशों के साथ इसके आर्थिक और सामरिक संबंधों को किस तरह से आकार देती होगी, इस पर भी विचार किया जा सकता है।